नमस्कार, जोहार। लाइव 7 टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। झारखंड की एक पहचान यह भी है कि ये एक ऐसा राज्य है जो अवैध खनन, अवैध माइनिंग का राजा है। बहरहाल ऐसी खबरें तो आप अमूमन देखते रहते हैं। आप बोलेंगे कि इसमें नया क्या है, लेकिन आज लाइव 7 टीवी जो खुलासा करने वाला है वो देख करके, वो सुन करके, वो समझ करके आप अवाक रह जाएंगे। आज पहली बार हम आपको वो दिखाने वाले हैं कि कैसे एक अधिकारी, या अधिकारी छोड़िए, एक सीनियर अधिकारी अवैध खनन जो चल रहा है उसको ढकने के लिए बाकायदा सरकारी प्रोसेस का इस्तेमाल करता है। आप बोलेंगे ऐसा कैसे? बाकायदा ऑन रिकॉर्ड खेल हुआ है और उस खेल का खुलासा लाइव 7 टीवी आज करने वाला है। और सिर्फ एक एपिसोड में नहीं, लगातार बैक टू बैक एपिसोड सीरीज के साथ हम इसका खुलासा करेंगे। हम आपको दिखाएंगे कि बड़का गांव में 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर अवैध खनन चल रहा है और चल ही रहा है। सबको पता है कि चल रहा है, सरकार को पता है कि चल रहा है, केंद्र सरकार को पता है कि चल रहा है, केंद्र सरकार की एजेंसियों की इसमें एंट्री हो चुकी है। हमने आपको दिखाया था कि जो चिट्ठी आई है केंद्र सरकार की तरफ से, एजेंसियों की तरफ से, उस चिट्ठी को झारखंड के अधिकारी दबा के बैठे हुए हैं, कुंडली मार करके बैठे हुए हैं। लेकिन आज उसके आगे की एक और हकीकत बताने वाला है आपको। हकीकत क्या? झारखंड में एक आईएफएस अधिकारी है। उन आईएफएस अधिकारी ने मार्च 2022 में एक रिपोर्ट तैयार की और फिर उसी रिपोर्ट को काटती हुई एक और रिपोर्ट तैयार की जून 2022 में। मार्च 2022 में अपनी रिपोर्ट में ये कहते हैं कि अवैध खनन जो हो रहा है वन भूमि पर हो रहा है और इसके लिए 3 लोग दोषी हैं। वन भूमि अधिनियम के कुछ जो क्लॉज, उन क्लॉज के तहत ये कार्रवाई होनी चाहिए। और फिर उसी रिपोर्ट को काटते हुए जून में एक रिपोर्ट बनाते हैं कि नहीं 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 नहीं, इसके लिए किसी विशेष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मैं दोनों रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा, आप टीवी स्क्रीन पर देखेंगे। लेकिन इसको समझाने के लिए मेरे साथ मंटू सोनी साहब है। मंटू सोनी साहब, जो खुलासा आज लाइव 7 टीवी कर रहा है, ये खुलासा झारखंड ने कभी नहीं देखा कि एक कुर्सी पर बैठ करके नियम संगत तरीके से अवैध खनन कैसे करवाना है। झारखंड के इन आईएफएस अधिकारी से समझिए। कौन है ये आईएफएस अधिकारी, क्या हुआ है, थोड़ा समझाइए। देखिए, भारत सरकार के महारत्न कंपनी एनटीपीसी का बड़का गांव पकरी बरवाड़ी कोल प्रोजेक्ट चल रहा है। उसमें उसका जो एमडीओ है, माइंस डेवलपर ऑपरेटर, उसने फॉरेस्ट क्लियरेंस के कंडीशन का वॉल्यूशन करते हुए लगभग 100 एकड़ एरिया में इलीगल माइनिंग कर दिया है। इलीगल सिर्फ सामान्य ज़मीन पे या पेड़ काट के नहीं किया है, उसने इलीगल माइनिंग उस क्षेत्र का जो लाइफ लाइन है या था उसको नष्ट करके किया है। एक 2 मोहला नली है जिसकी औसत चौड़ाई 20 मीटर है, नदी है जिसको सरकारी रिकॉर्ड में नाला कहा जाता है। उसकी 20 मीटर चौड़ाई को, अब जो जिसकी चौड़ाई 20 मीटर हो तो नाला नहीं कहा जा सकता है ना, उसको इन लोगों ने माइनिंग कर दिया 3 किलोमीटर एरिया तक। यह वन विभाग के जांच में पुष्टि हुई है। मतलब नदी के अंदर माइनिंग, नदी की धारा को प्रवाहित करके, मैं ऐसा एक फोटो भेज रहा हूँ आपको, दे रहा हूँ कि पुल बना हुआ है नदी के भैया, पुल के ऊपर आपको नदी दिखेगा और उस पर उसका पूरा माइनिंग किया हुआ वो भी डंप दिखेगा। ये सरकार मानती है कि ऐसा हुआ है? जांच रिपोर्ट हुआ है, वन विभाग के आईएफएस प्रशिक्षु आईएफएस अधिकारी जांच रिपोर्ट में दिए हैं उसने कि 3 किलोमीटर नदी को माइनिंग कर दिया गया, अनधिकृत तौर से खनन किया गया है। यह सरकारी जांच रिपोर्ट है। अब जांच रिपोर्ट के बाद खेल चालू होता है अभिषेक जी, कि जिससे अभी तक जो माइनिंग होता है या फिर जो हो रहा है आरोप लगते हैं या फिर जो जांच एरिया वगैरह चल रहा है, तो लगता है कि नहीं क्षेत्र माइनिंग ऑफिसर ये वो एक प्रशिक्षु आईएफएस और एक एसीएफ AK परमार जी, दोनों ने जांच किया। जांच रिपोर्ट उन्होंने डीएफओ को, तत्कालीन डीएफओ RN मिश्रा को, हजारीबाग वन पश्चिमी वन प्रमंडल को दिया। डीएफओ वन प्रमंडल ने इसमें खेल क्या किया कि मार्च 2022 में अपने सीनियर ऑफिसर को, CF को, वन संरक्षक, क्षेत्रीय वन संरक्षक को रिपोर्ट दिए। उसमें कार्रवाई के लिए जिन बिंदुओं का उन्होंने जिक्र किया, उसमें उन्होंने एनटीपीसी के 3 अफसरों को जिम्मेवार माना, 3 बिंदुओं पर कार्रवाई करने का अनुशंसा किया। वहाँ जी मेरे पास है, आप देखेंगे तो मैं दिखा दूंगा आपको। इसमें इन्होंने श्री प्रशांत कश्यप कार्यकारी निदेशक,
श्री विक्रम चंद्र दुबे अपर महाप्रबंधक खनन, श्री रंजित प्रसाद उप महाप्रबंधक खनन, तीनों अफसरों को जिम्मेवार माना। ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट उन्होंने, कुछ है ज्ञापन पत्रांक कुछ है हाँ मार्च में है, तो मार्च। मार्च का है, मार्च 2022 का रिपोर्ट है, ज्ञापन दिनांक सब है, जांच रिपोर्ट है आपके पास, आप स्क्रीन में दिखाएं इनको कि ये जांच रिपोर्ट है, ये मार्च में डीएफओ ने अपने साइन से लिखा है वन संरक्षक को, सीएफओ। उसके अलावा उन्होंने 3 पॉइंट पे कार्रवाई करने की अनुशंसा किया था मार्च में। पहला अनुशंसा यह था उनका कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार एनपीवी का 37.20 हेक्टेयर वन भूमि के विरुद्ध 5 गुना पैनल एनपीवी वसूली करने का अनुशंसा किया उन्होंने। दूसरा उन्होंने अनुशंसा किया है कि अनाधिकृत खनन हेतु उपयोग किए गए 37.20 हेक्टेयर वन भूमि का 5 गुना रकबा पर अवरिष्ट वनों में दंड क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की शर्त लगाया जा सकता है। तीसरा उन्होंने वन संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी तीनों पदाधिकारियों पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा 3A और 3B के कार्रवाई हेतु अपर मुख्य वन संरक्षक क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन सरकार से अनुमोदन प्राप्त कर वैधानिक कार्रवाई किया जा सकता है। ये 3 पॉइंट पे करने का अनुशंसा उन्होंने किया। इस अनुशंसा को 3 महीने के बाद ये डीएफओ ने किया है। ये डीएफओ ने वन संरक्षक को लिखा है। यही डीएफओ आर एन मिश्रा ने जून में अपनी लिखी हुई रिपोर्ट को बदल दिया। मतलब वो रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट भी है आपके पास? क्या है मेरे पास ये जो अनुशंसा किए थे, इसमें भी हालांकि कई प्रावधानों को उन्होंने छुपाया कंपनी से प्रभावित होकर, इसमें भी इन्होंने छुपाया, ये तीनों छुपाया। जैसे इसमें सुप्रीम कोर्ट और माननीय एनजीटी के गाइडलाइन, जो 2 माला लाइफलाइन नदी है उसको नष्ट किया गया है, तो जल स्रोतों को नष्ट नहीं करने का एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन निकला हुआ है, तो उसका इसने वॉल्यूशन किया, उसके लिए उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया। पॉइंट 2, बायोडायवर्सिटी एक्ट 2002 का भी उल्लंघन किया गया है। बायोडायवर्सिटी एक्ट का ही है उल्लंघन किया है, नदी को, पर्यावरण को क्षति करना, जलवायु को जलवायु को प्रभावित करना, उस कानून का दायरा उल्लंघन भी किया गया है। उसमें उन्होंने कार्रवाई की अनुशंसा उन्होंने नहीं किया। माइनिंग एक्ट का उल्लंघन किया, चूंकि स्वयं लिख रहे हैं कि अवैध खनन किया गया है, तो जब अवैध खनन किया गया है तो अवैध खनन के लिए तो माइनिंग एक्ट के प्रावधान के तहत कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो माइनिंग एक्ट का उन्होंने अनुशंसा नहीं किया। वन भूमि का ये है कि सिर्फ इन्होंने नॉर्मली, और इसके अलावा और भी है कि सिर्फ इन्होंने उस समय के एनटीपीसी को अफसरों को जिम्मेदारी ठहराया, लेकिन जो एमडीओ माइनिंग कर रहा है उसकी जमीन कर रही है, सैनिक प्राइवेट माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड है, यह जो है त्रिवेणी सैनिक प्राइवेट माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड, वो जो कर रहा है उसको जिम्मेदार इन्होंने नहीं माना। क्यों नहीं माना? माइनिंग तो आपके ज़मीन पे एमडीओ कर रहा है ना, तो उसके लिए उनका एक तर्क रहता है कि नहीं, भारत सरकार जो दी है ना वो एनटीपीसी को दी है ना, बोले एनटीपीसी को यूजर एजेंसी है, वो माइनिंग तो वो नहीं कर रहा है, तो उसको आप दोषी क्यों नहीं मानिएगा? तो यहाँ उन्होंने सीधे उन लोगों को बचा दिया। तो इसमें भी है, लेकिन ज्यादा दोष ये तो पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि कोई अधिकारी पहले एक रिपोर्ट बनाता, अब दूसरी रिपोर्ट पर मैं आता हूँ। ये पहली बार ही नहीं, ये गंभीर झारखंड सरकार के लिए प्रश्न खड़ा करेगा कि एक आईएफएस अफसर द्वारा अवैध माइनिंग पे कार्रवाई करने के लिए लिखना चाहिए था। सबसे पहली बात है कि वह इलीगल माइनिंग होना नहीं चाहिए था। वन विभाग के अधिकारी अगर सतर्क रहते तो वह इलीगल माइनिंग ही नहीं होता। इन्होंने इलीगल माइनिंग पहले करवाया, और इलीगल माइनिंग के करने के बाद जांच रिपोर्ट जो आई, जांच रिपोर्ट के बाद इन्होंने कार्रवाई के लिए जो अनुशंसा करना चाहिए था, उसमें इन लोगों ने, पहली बात है कि कई प्रावधानों को छुपाया। छुपाते हुए जो पहली रिपोर्ट बनाई, उसके बाद दूसरी रिपोर्ट के 3 महीना के बाद इन्होंने 2 रिपोर्ट दूसरा बना दिया। हाँ है, दूसरी रिपोर्ट में इन्होंने छुपा दिया, इसमें कह दिया कि कोई अधिकारी दोषी सीधे एनटीपीसी को, उसमें भी एमडीओ के अधिकारियों को छुपाते रहे हैं। दूसरे वाले में कह रहे हैं कि कोई दोषी नहीं है। और उससे बहुत गंभीर बात यह है कि वन संरक्षण अधिनियम का ही, फॉरेस्ट कंडीशन का उल्लंघन हुआ है, वन संरक्षण अधिनियम का ही उल्लंघन हुआ है, और उसके तहत कार्रवाई की अनुशंसा ही उन्होंने गौण कर दिया। पहली रिपोर्ट में उन्होंने भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा किया, और यह जो इलीगल माइनिंग किया गया है फॉरेस्ट
क्लियरेंस के कंडीशन का उल्लंघन करते हुए किया गया है, तो ये सीधे तौर पे वन संरक्षण अधिनियम का उल्लंघन है। और दूसरी जैसे आपने पहले वाला पढ़ा, दूसरे वाले को पढ़ के बताइए इसमें क्या लिखा हुआ है। दूसरे वाले रिपोर्ट में ये तो देखिए, दूसरे वाले यहाँ पर लिख दिया है कि जो उसमें 3 पॉइंट था, तो 3 पॉइंट में से 2 पॉइंट को अक्षरशः उन्हें रहने दिया, और दो पॉइंट को इन्होंने ये किया। ये इसमें 2 ही पॉइंट की लिखा गया इसमें कि क्षतिपूर्ति वन रोपण पौधारोपण करने के लिए, और दूसरा है कि एनपीवी के तहत 5 गुना फाइन वसूलने के लिए किया गया। और उन्होंने यह भी, ये तो 2 रिपोर्ट छुपाया, 23 करोड़ रुपए का फाइन की वसूली की अनुशंसा करने के लिए बोला था जांच अधिकारियों ने, जिन्होंने जांच किया इलीगल माइनिंग का, वह भी उन्होंने गौण कर दिया। नाम भी गौण है, जहाँ तक मैं देख रहा हूं, किसी का नाम नहीं है इसमें। तो स्पष्ट लिख दे रहे हैं किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। तो भैया आप अपने रिपोर्ट में 3 अफसरों को दोषी ठहरा रहे हैं, माइनिंग अफसरों को बचा रहे हैं, और दूसरे रिपोर्ट में किसी को दोषी नहीं ठहराने का क्या इंटेंशन है? आपने या अवैध माइनिंग के दोषियों को बचाने के लिए, दोषियों से प्रभावित होकर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए आपराधिक कार्य किया है इन्होंने। बड़ा गंभीर मामला है। मतलब एक आईएफएस के द्वारा, जिनका अभी 3-4 दिन पहले प्रमोशन होकर पोस्टिंग हुआ है, गिरिडीह में हुआ है उनके द्वारा, उनके कलम से अवैध माइनिंग के और भारत सरकार के नियमों और गाइडलाइनों का उल्लंघन करने के लिए बचाने का रिपोर्ट, 2 तरह का रिपोर्ट उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। ये आरोप नहीं है अभिषेक जी, यह पुष्टि है उनके कागजातों, उनके लिखे हुए कागज प्रूफ कर रहा है, उनके द्वारा लिखे गए कागज से ही प्रूफ कर रहा है कि उन्होंने आपराधिक षड्यंत्र किया है, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाया है उन्होंने, 2 तरह का रिपोर्ट दिया, दोषियों को बचाने का कुकृत्य किया उन्होंने। और उससे भी और एक बहुत बड़ी गंभीर बात यह है अभिषेक जी कि इन्होंने जून में किसी को दोषी नहीं ठहराने का अनुशंसा किया, सिर्फ फाइन वसूल करके छोड़ दिया। तो भैया आप कह रहे हैं इलीगल माइनिंग हुआ है, फाइन भी वसूलने के लिए बोल रहे हैं, और किसी को दोषी नहीं मान रहे हैं आप। ये कौन से तर्क, कौन से कानून, कौन से संविधान के तहत आप बोल रहे हैं? आप ये सीधे सीधे इलीगल माइनिंग के दोषियों से प्रभावित होकर पद का दुरुपयोग करने का मामला है ये, और आपने रिकॉर्ड में ये लिखा है। अब आगे क्या इसमें क्या हो सकता है? इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि ये तो इन्होंने कर दिया है रिपोर्ट कि किसी को दोषी नहीं बताया है, और उसी महीने जून में ही अवैध माइनिंग कर दिया गया है। तो फॉरेस्ट क्लियरेंस के कंडीशन का जो अमेंडमेंट करना था उसका भी अनुशंसा कर दिए। तो सवाल उससे बड़ी और यह है कि जिसको माइनिंग कर दिया गया है, जिस कंडीशन का माइनिंग कर दिया गया है, उसका अमेंडमेंट के लिए आप क्यों लिख रहे हैं? ऑलरेडी तो लोग इलीगल माइनिंग कर चुका है, तो फिर उसका अमेंडमेंट के लिए, यानी कि सिर्फ अवैध माइनिंग को नहीं, अवैध माइनिंग को बचाए दोषियों को नहीं, उसको जस्टिफाई करने का अनुशंसा भी कर दिया उन्होंने, नहीं कर दिया जाए और शर्तों को इसका कर दिया जाता है। तो जब ऑलरेडी क्या कैसे करेगा वो कंडीशन? ऑलरेडी माइनिंग कर चुका है, वो माइनिंग कर चुका है, तो अमेंडमेंट कैसे करेगा वो? इतना सब कुछ है तो अब आगे क्या मंटू जी, मतलब ये बताइए। देखिए आगे तो सरकार प्रशासन को करना चाहिए, सरकार के ये तो बहुत कुछ, लेकिन लगता है जिस प्रकार से ये हरकत डीएफओ ने की है कि दोषियों को बचाने का 2 रिपोर्ट लिखा, ये करप्शन एक्ट के तहत, पीसी एक्ट के तहत भी मामला बनता है, ये उनके ऊपर आपराधिक मामला बनेगा। 420, 467, 468, 166, 160A का तहत मामला बनता है उनके ऊपर, आपराधिक आईपीसी के दंड विधान के तहत बनेगा ये मामला। उन्होंने फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स बनाया है, झूठी रिपोर्ट लिखी है, अवैध माइनिंग को संरक्षण दिया है, और सिर्फ संरक्षण ही नहीं दिया, उसको बढ़ावा देने के लिए उसने कंडीशन को अमेंडमेंट करने का ये कर दिया है कि आप इसको अमेंडमेंट कर सकते हैं उसी महीने में। तो जहाँ की आप बात कर रहे हैं, घना जंगल इलाका है वो, मतलब सरकार की तरफ से भी वो घोषित किया जा चुका है कि वो एलिफेंट पासेज है वो जगह है, लेकिन कन्वेयर बेल्ट भी लगा दिया गया है कि भाई चूंकि एलिफेंट्स और ऐसे वाइल्ड एनिमल्स जो हैं ऊँचे, उनको दिक्कत ना हो यहाँ पर चलने फिरने में, तो इसके लिए कन्वेयर बेल्ट से आपको लेकर ट्रांसपोर्ट करें, लेकिन फिर भी गाड़ियाँ चाहिए, तो इसको मतलब इस पर। हाँ देखिए, इसका भी खेल अलग है। जितना छुएगा ना अभिषेक जी, उतना ज़्यादा आपको दूर तक, जैसे होता है ना किसी आदमी कहा जाता है ना कि जहाँ दूर तक जाइए फिर उसके उधर और नज़र, जहाँ तक नज़र का कभी छोर नहीं मिलता है। अभी लोग क्या किया है, इलीगल क्षेत्र में तो माइनिंग हो रहा है, कन्वेयर बेल्ट से ट्रांसपोर्टिंग करना है, इसने मानवीय जीवों को, वन्य जीवों को, पर्यावरण को, सारे कानूनों को ताक पे रख के इलीगल माइनिंग को बढ़ावा दे रहा है, ट्रांसपोर्टिंग को। कैसे?
जब उसको कन्वेयर बेल्ट से बनाने का आदेश है, चलाने का, कोयला परिवहन करने का, तो वह सड़क मार्ग से क्यों कर रहा है? सड़क मार्ग से माननीय एक्सीडेंट में मौत हो रहा है, सैकड़ों लोग मरे हैं अभिषेक जी, सैकड़ों लोग। लेकिन उस दौरान जानवरों का तो खैर काउंट नहीं। जानवर जहाँ जिस रोड में रात भर आवागमन होगा, दिन भर आवागमन होगा, तो जानवर उस इलाके में जाएगा नहीं। और उसे कि मानवीय आबादी में आ रहा है, मानवीय फील्ड में थी जहाँ आबादी है वहाँ पे घुस जा रहा है, और उससे राशन को, मानवीय जीवों को हाथी पटक के मार दे रहा है। लोग उधर जा नहीं रहा है, अनाज को खा रहा है, फसल को नष्ट कर दे रहा है। और जब से उसका सड़क मार्ग से ट्रांसपोर्टिंग का निश्चित टाइम 28 जून 2022 तक था, 28 जून 2022 के बाद अवैध ट्रांसपोर्टिंग के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई है। तो क्या इसे सामान्य एक्सीडेंटल माना जाएगा? यह साजिश करके हत्या के लिए प्रेरित करने का बात माना जाएगा? जब आपको सड़क मार्ग से आदेश ही नहीं है तो उस क्षेत्र में जाके आप क्या कर रहे हैं? यानी कि इंटेंशनली है ना आपका, और वन्य जीव जो प्रभावित हो रहे हैं, आप उसके लिए वन विभाग परमिट दे रहा है अभिषेक जी। चाईबासा में जो मामला है यहाँ पे कि बिना परमिट का ट्रांसपोर्टिंग किया गया, यहाँ पर इलीगल ट्रांसपोर्टिंग के लिए कंडीशन के विपरीत जाके लीगल चालान दिया जा रहा है वन विभाग के द्वारा। मतलब जिला प्रशासन आपका कहना है कि नतमस्तक हो चुका है पूरी तरह से? नतमस्तक ही नहीं, नतमस्तक का मतलब होता है कि आंख मुंद बंद कर देना। ये लोग और उसको संरक्षण दे रहे हैं इलीगल कार्य को, यानी कि कंपनी के एक लठायत के तौर पे लोग वहाँ पे ये कर रहे हैं, पहरेदार बन के बैठे हुए हैं। आप बताइए कि स्पष्ट लिखा हुआ है कंडीशन में, आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, तो आप चालान क्यों दे रहे हैं? आपके विभाग का ही कंडीशन है ना, तो आपको तो मिला होगा कि आपको किस किस कंडीशन में इसको देख रेख करना है। अब उसका सड़क मार्ग से ट्रांसपोर्टिंग का टाइम पीरियड खत्म हो चुका है, तो फिर आप उसको चालान कैसे दे रहे हैं? यानी कि इलीगल चालान को वैध बनाने के लिए आप लाइसेंस जारी कर रहे हैं, परमिट जारी कर रहे हैं आप। तो कुल मिलाकर के देखिए, आज एक एपिसोड हमने इसका दिखाया है, एक एपिसोड दिखाया है। मंटू जी कई और ऐसे बहुत खुलासे लाइव 7 टीवी मंटू जी हम लोग मिलकर के करने वाले हैं। ये आज पहला एपिसोड हमने दिखाया कि देखिए कैसे एक अधिकारी सिस्टम को खिलौना बना देता है। पहले एक अनुशंसा करता है कि नहीं 3 लोग जिम्मेदार हैं, फिर अपनी अनुशंसा को कैंसिल करते हुए कहता है कि कोई जिम्मेदार नहीं है। गजब की बात है, ये बहुत इंटरेस्टिंग मामला है। ये सरकार है, सिस्टम है, सब कुछ है। देखना है कि इस मामले पर क्या सरकार सिस्टम कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते हैं। क्योंकि मंटू जी मेरे साथ बैठे हुए, मैंने शब्द बोला कि नतमस्तक, उन्होंने कहा नतमस्तक तो बहुत छोटी बात है। नतमस्तक तो तब होता है ना जब कुछ होता है और आंख बंद करके बैठे रहते हैं। आप उस सिस्टम में सहभागी हैं, ये सबको सहभागी बता रहे, सबको सहभागी बता रहे। संरक्षण प्रोटेक्ट करते हैं। कंपनी अगर मनमाना कर रहा है तो किसके दम पे कर रहा है? जान रहा है कि जो जिसको निगरानी करने का जिम्मेदार है वही हमारे संरक्षण। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि 1-2 पहाड़ पे खनन की बात को लेकर के पूरा सरकार सिस्टम हिल गया, ईडी जगह है। ये आप जो बोल रहे हैं 100 एकड़ से कहीं ज्यादा है। मैं आपको एक्स्ट्रा सूचना यह दे रहा हूं अभिषेक जी कि ये 100 एकड़ एक कोना बराबर है। 400 एकड़ की जांच में पुष्टि हो चुकी है कि इन्होंने 100 एकड़ ही नहीं 400 एकड़ जांच किया गया। डीएफओ ने यहाँ 100 एकड़ को भी छुपाया है, कम करके बताया है अवैध इलीगल माइनिंग को दोषियों को बचाने के लिए। तो यहाँ सिर्फ ये झुनझुना अगर बजा दिया जाए कि नहीं राज्य में किसकी सरकार है तो नहीं होगा। इसलिए क्योंकि मामला हजारीबाग का, हजारीबाग के सांसद कौन है, केंद्र में सरकार किसकी है, केंद्र सरकार क्या कर रही है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय क्या कर रहा है, एनजीटी जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो क्या कर रहा है, झारखंड का पर्यावरण मंत्रालय क्या कर रहा है, झारखंड के वन पर्यावरण मंत्री क्या कर रहे हैं। ये तमाम सवाल उठेंगे। ऐसा नहीं है कि आज पहले एपिसोड के बाद हम उसके बाद जा करके चादर तान के सो जाएंगे ना। एक सीरीज के साथ बाकायदा डंके की चोट पर कह रहा हूं कि ग्राउंड रिपोर्ट भी करूंगा। एक एक तस्वीर आपके सामने लेकर के आएंगे कि आखिर कौन खनन कर रहा है, कौन खनन करवा रहा है, किसके किसके पास हिस्सा जा रहा है, कौन कौन हिस्सा खा रहा है, सबको अनपच करवाएंगे। मंटू जी वादा है लाइव 7 टीवी का कि एक एक रिपोर्ट लाएंगे। लेकिन आज एक ये बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि देखिए एक अधिकारी नियम कानून सबको ठेंगा दिखाते हुए 2-2 रिपोर्ट 1 मार्च में 1 जून में तैयार करते हैं कि भैया पहली रिपोर्ट में दिखाते हैं कि ये लोग दोषी हैं, इन पर कार्रवाई की जा सकती है। फिर दूसरी रिपोर्ट में कहते हैं कोई दोषी नहीं है। पहली रिपोर्ट में भी गड़बड़ थी, दूसरी रिपोर्ट में भी गड़बड़ है। यानी फंडा साफ है, लूट लो। क्या यही संदेश देना है कि भाई ऐसे अधिकारियों का झारखंड सरकार, केंद्र सरकार कुछ नहीं बिगाड़ सकती है? ये दोनों सरकारों को तय करना है। सहयोगी संजय पांडे के साथ मैं अभिषेक भारती, लाइव 7 टीवी, रांची।